दोस्तों, इंसान जब भी कोई अपराध करने जाता है तो उससे पहले एक प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत अपने बुरे काम को अंजाम दे लेता है। लेकिन वह सोच बैठता है कि इस बुरे काम को अंजाम देने के बाद हमारी जो ज़िंदगी है बड़े ऐशो आराम से गुजर पाएगी। लेकिन वह नहीं समझ पाता कि आखिर अपराधी तक पहुंचने के लिए पुलिस के जो हाथ हैं कितने जल्दी बड़े सख्त कदम के साथ है पहुँच जाते हैं। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है कि जिसकी वजह से उसका पति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनकर लोग होश तक खो बैठते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको ए स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह वीडियो जो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। और साथ में अपने नाम का और अपने स्थान का कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में हम ले पाए। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में ही ताजनगरी पड़ता है, आगरा। ठीक उसी में सदर कोतवाली जो पड़ता है, उसी के अंतर्गत एक मधुनगर कॉलोनी आता है। अब उसी कॉलोनी का रहने वाला किसड़ा गुप्ता होता है, जिसकी उम्र लगभग अब इधर 26 साल के आसपास होता है। उसकी अपनी पत्नी भी होती है प्रतिभा, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होता है। किसड़ा के टोटल एक ही बेटी होती है, जिसकी उम्र 9 माह के आसपास होता है, जिसका नाम अब राधिका होता है। लेकिन इधर किसड़ा जो होता अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मौके पर इंटौरा में ही एक स्टील रेलिंग ठेके का काम किया करता था रहकर। और उसी की वजह से उसका पारिवारिक जो खर्चा होता है बड़े बेहतर तरीके से चल पाता था। तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी जो होता है इधर किसड़ा अपनी पत्नी और प्रतिभा के साथ बिताने लग जाता है। लेकिन समय इतनी तेज़ी से भागता ज़िंदगी में इनके कि पता नहीं चलता कि ज़िंदगी के जागे जो मोड़ है कितना सकड़ा रास्ता बना हुआ है। तभी मैं बात कर रहा हूँ अब ठीक इधर 13-14 फरवरी अब साल 2018 का ही। अब जैसे ही शाम का टाइम होता उसी वक्त अब किसड़ा जो होता अपने माँ के पास जाता है और माँ से यही बोल के निकल जाता है कि माँ जी हमें आज रायमा जाना है, क्योंकि वहाँ पर हमें इधर स्टील रेलिंग का एक बड़ा ही भारी काम मिला हुआ है, उसी के लिए हम जा रहे हैं। यह बात जैसे ही किसड़ा की माँ सुनती है, माँ सुनने के बाद उसी समय इजाज़त दे देती है। अब किसड़ा जो होता अपने घर से अब निकल जाता है। लेकिन यहाँ 5 घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन अपने घर जो होता है किसड़ा अब लौट के नहीं आता है। इधर प्रतिभा भी काफ़ी सोच में पड़ जाती कि आखिर जहाँ 2 घंटे का काम था, आखिर वहाँ 5 घंटे कैसे लग सकते हैं। जिसकी वजह से प्रतिभा अपना मोबाइल निकालती है और किसड़ा के मोबाइल पर कॉल कर देती है और मोबाइल स्विच ऑफ बता देता है। प्रतिभा भी काफ़ी हैरान हो जाती है और उसी वक्त प्रतिभा अपने सासू माँ के पास जाती है और जाने के बाद अपने पति के बारे में पूछताछ करती है। तो उसकी जो सासू माँ होती कहने लग जाती है कि बेटा मौके पर वह तो रायमा गया हुआ था, अभी तक लौट के क्यों नहीं आया। यह बात प्रतिभा भी सुनती है। सुनने के बाद बड़े अचंभे में पड़ जाती है और इसकी जो सूचना होता है उसी समय जाकर अब किसड़ा के अपने बड़े भाई अवनीश को दे दिया जाता है। अब जब अवनीश खबर पाता, अवनीश जो होता अपने छोटे भाई की तलाशी करने के लिए अपनी बहू के साथ और साथ में कुछ पारिवारिक सदस्य के साथ निकल जाता है और इधर किसड़ा की तलाशी करने के लिए कई जगह जाता है। कई इलाकों में किसड़ा के बारे में पता चलता, लेकिन तब भी अब किसड़ा के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है। इधर अविनाश जो होता है उसी समय अपने छोटे भाई किसड़ा के अपना जो ससुराल होता है अब बेबर में फ़ोन कर देता है और वहाँ भी अपने ही साले से इधर अपने ही भाई के बारे में खबर लेता है। लेकिन वह मौके पर इनकार कर जाता कि हमें नहीं पता कि जीजा जी अब कहाँ रह गए हैं।
इधर अविनाश के मन में काफ़ी चिंता होने लग जाता है, आशंकाएं जन्म ले लेती है, जिसकी वजह से अविनाश अपने कुछ लोगों को अपने साथ लेता है और लेने के बाद सीधा का सीधा सदर कोतवाली में पहुंच जाता है। वो वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं नरेंद्र सिंह, उन्हीं के सामने जाता है और किसड़ा के बारे में एक एक जानकारी देता है। और नरेंद्र सिंह जो होते हैं इधर पूछने लग जाते हैं कि आखिर आपका छोटा भाई कहाँ जा सकता है। इधर अविनाश जो होता है अपनी माँ की कही हुई बात जो होता है वहाँ के थाना प्रभारी अब नरेंद्र सिंह के सामने वही दोहरा देता है। और नरेंद्र सिंह जो होते हैं अब शक के बिना पर घेरे में कुछ लोगों को लेते हैं। लेने के बाद उसी वक्त अब किसड़ा गुप्ता का मोबाइल नंबर लेकर गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। और थाना प्रभारी किसड़ा की तलाशी करने के लिए अपने हिसाब से जो होता है अब सबसे पहले बेबर में फ़ोन कर देते हैं, क्योंकि किसड़ा का वहाँ अपना ससुराल होता है। अब जब वहाँ खबर लेना शुरू कर देते हैं तो वहाँ कुछ लोगों के द्वारा पता चलता है कि यहाँ पर तो किसड़ा नहीं आया हुआ था, लेकिन हाँ उन्हीं लोगों के द्वारा पता चलता है किसड़ा का एक अपना करीबी दोस्त है अब ऋषि का इधर किसड़ा से काफ़ी लेना देना है। और जब पुलिस की टीम ऋषा के बारे में जानकारी लेने के लिए ठीक दोबारा अब बेबर पहुंच जाती है। और बेबर पहुंचने के बाद किसड़ा के अपने साले से पूछताछ किया जाता है ऋषि के बारे में, तो कहने लग जाता कि साहब आप जाकर बेहतर तरीके से अब ऋषि से पूछताछ करिए, क्योंकि ऋषि को पता होगा कि किसड़ा कहाँ जा सकता है, क्योंकि किसड़ा के साथ ऋषि का काफ़ी उठका बैठका होता है। पुलिस की जो टीम होती है अब उसी वक्त जाती है और पहुंचती है सीधा का सीधा ऋषि के पास। और जब ऋषि के पास पहुंचते ऋषि से पूछताछ किया जाता है तो ऋषि कहने लग जाता कि साहब हमें नहीं पता कि हमारा जो दोस्त है आखिर में किसड़ा बिना बताए आज कहाँ चला गया। पुलिस की टीम वहाँ से तो खाली हाथ लौट आती है और अपने हिसाब से मुखबिरों को अलर्ट कर देती है। और इधर किसड़ा की तलाशी करने के लिए जितने भी नज़दीकी थाने होते हैं सब में उसी वक्त किसड़ा के फ़ोटो को सर्कुलेट करा दिया जाता है। अब पूछा जाता कहीं किसी के गुमशुदगी का मुकदमा तो दर्ज नहीं है। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से केस की छानबीन कर ही रही होती है। और तभी दूसरे दिन का जैसे ही अब दोपहर का टाइम होता उसी वक्त सदर कोतवाली में एक वायरलेस दाना सूचना मिलता है कि ठीक रायमा के ही एक खेत में एक व्यक्ति का अब डेड बॉडी पड़ा हुआ है। अब वह डेड बॉडी का जो खुलिया होता है पूरी तरह से सदर कोतवाली में दिया जाता है। तो वहाँ के थाना प्रभारी अब नरेंद्र सिंह जैसे हुलिया की पहचान में लेते हैं, लेने का उनका शंका जाकर सीधा का सीधा अब किसड़ा के ऊपर पड़ जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है किसड़ा के बड़े भाई अविनाश को दे देती है। और अविनाश जैसे ही खबर पाता है तो अपने कुछ साथियों को लेता है और लेने के बाद रायमा के उसी खेत में पहुंच जाता तो देखता है वहाँ काफ़ी लोगों का भीड़ लगा हुआ है। भीड़ को हटाता है और वहाँ अविनाश अंदर जाता है, देखता है कि वहाँ उसका अपना छोटा भाई किसड़ा पूरी तरह से अब खून से लथपथ अवस्था में पड़ा होता है। इस तरह का हंस देकर अविनाश तो वहीं दहाड़े मारकर चीख चल पड़ता है। अब थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह वहीं पहुँच जाते हैं, अपने हिसाब से डेड बॉडी का निरीक्षण करते हैं। लेकिन पहली नज़र में जब देखते हैं किसड़ा के बॉडी का तो उनको समझ में आ जाता कि बस किसड़ा की जो मौत हुई है वह लाठी और डंडे की मदद से हुई है। तभी तो किसड़ा के बॉडी के काफ़ी सारे ब्लड बाहर निकल गए हैं, जिसकी वजह से मौत हो चुकी है। यह बात वहाँ खड़े जो लोग होते हैं पुलिस की टीम उनसे भी जानना चाहती है, उनसे भी पूछताछ करती है और वही पंचनामा भर्ती उठाकर अपने अब नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में अब पोस्टमार्टम के लिए भेजवा भी देती है। पुलिस की टीम अविनाश से कुछ अहम पूछताछ करती है, लेकिन अविनाश को जो शंका होता है वह जाकर सीधा का सीधा इधर ऋषि के ऊपर टिक जाता है, क्योंकि ऋषि के साथ इधर किसड़ा का काफ़ी पहले से उठका बैठका होता है। अब पुलिस की टीम यह जानना चाहती थी कि आखिर ऋषि के साथ उठका बैठका था तब कारण क्या था। इसीलिए पुलिस की टीम लग जाती है अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए। पुलिस की टीम जितने भी घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्य होते हैं उनको इकट्ठा करती है, मुखबिरों को भी अलर्ट कर देती है कि पता लगाइए कि आखिर किसड़ा का व्यवहार कैसा था, उसका किसी के साथ अब क्या लेना देना था। लेकिन पुलिस की टीम सबसे पहले किसड़ा के मोबाइल नंबर का लास्ट लोकेशन और CDR डिटेल पे निकाल लेती है। और जब लास्ट लोकेशन निकाला जाता है तो पता चलता है जिस दिन से किसड़ा अपने घर निकला हुआ था उसके चंद घंटों के अंदर जो होता है वह रायता पहुँच जाता है। रायमा जब पहुंचता है तो कुछ घंटे बाद उसका मोबाइल वहीं तो बंद हो जाता है। पुलिस का शंका और बढ़ जाता है। लेकिन पुलिस की टीम जब इधर किसड़ा के मोबाइल नंबर का अब लास्ट कॉल देखती है तो पता चलता है जो लास्ट कॉल होता है वह लास्ट कॉल ऋषि का होता है, जिसके बाद पुलिस का शंका सीधा का सीधा ऋषि को टिक जाता है। पुलिस की टीम अब ऋषि के बारे में और जांच पड़ताल करती है और तभी पता चलता है कि ऋषि का एक अपना करीबी दोस्त है
पवन, जो ठीक उसी रायमा गांव का रहने वाला होता है। और पुलिस की टीम जैसे खबर पाती है कि जहां पर घटना हुआ था उसी के बगल जो गांव है रायमा को, वहीं के रहने वाला अब इधर पवन है। पुलिस की जो टीम होती है बिना टाइम गंवाए और पवन को जाती अपने कस्टडी में लेती है और ठीक वही 17 फरवरी को अब लेकर सीधा का सीधा अब थाने पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही ऋषि के बारे में पवन से पूछताछ किया जाता है तो ऋषि के बारे में जो पवन सच्चाई बताता है, इसे सुनकर लोग वहां थर्रा से जाते हैं, क्योंकि कहने लग जाता है किसी का जो अपनी पत्नी है प्रतिभा, और प्रतिभा और साथ में ऋषि का काफ़ी सालों से प्रेम संबंध चल रहा था और इसकी जानकारी किसड़ा को थी, जिसकी वजह से किसड़ा और साथ में इधर प्रतिभा के बीच आए दिन झगड़े तकरार चलते थे। बस इसी से छुटकारा पाने के लिए ऋषि जो होता है खतरनाक फैसले के तहत इस काम को अंजाम दे बैठा। पुलिस की टीम के सामने सुराग आने की वजह से पुलिस की टीम अपने दल बल टीम को लेती है और 18 फरवरी को शाम के टाइम जाती है। जाने के बाद सीधा का सीधा अब इधर ऋषि के ठिकाने पर धावा बोल देती है और ऋषि तो अपने कस्टडी में बिना टाइम गंवाए वह पुलिस के अंदर आ भी जाता है। पुलिस की टीम लेकर थाने पहुंच जाती। दूसरी तरफ प्रतिभा भी पुलिस के सामने कस्टडी के तहत पहुंचती है। लेकिन प्रतिभा और जैसे ही ऋषि दोनों पवन को देखते सफका जाते, समझ जाते कि सारा माजरा पुलिस के सामने आ चुका है। लेकिन पुलिस के सामने और प्रतिभा और ऋषि जो सच्चाई रखते इसे सुनकर लोगों के कलेजे तक ठर्रा से जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना जिला पड़ता है मैनपुरी और उसी का एक कस्बा लगता है बेबर। उसी कस्बे के रहने वाले अब राम बहार गुप्ता होते हैं, जिनका काल्पनिक नाम होता है, और उनका एक अपना छोटा भाई होता है। इधर राम किशोर गुप्ता, जिसका भी काल्पनिक नाम होता है। अब राम किशोर गुप्ता के टोटल एक ही बड़ी बेटी होती है, वह बेटलकिल होती है ठीक प्रतिभा। और प्रतिभा के जो अपने बड़े ताऊ होते हैं राम बहार गुप्ता, और राम बहार गुप्ता और इधर राम किशोर गुप्ता के बीच काफ़ी नज़दीकी रिश्ता होता है। दोनों भाई हो के नाते अपनी दोस्ती जैसा रिश्ता रखते थे। दोनों का व्यवहार बड़े ही तगड़ी किस्म का होता है, आना जाना बराबर होता है। लेकिन इसी बीच राम बहार गुप्ता की जो दोस्ती होती है अब ऋषि कटेरिया से हो जाता है। अब ऋषि कटेरिया जो होता है ठीक उत्तर प्रदेश का जो जाना माना शहर पड़ता है अब आगरा, उसी का ही एक आवास विकास कॉलोनी पड़ता है, वहीं का रहने वाला होता है। उसकी घर में उसकी अपनी पत्नी भी होती है अब रीता, जिसके टोटल एक ही बेटा होता है। लेकिन रीता और ऋषि की जो ज़िंदगी होती है बड़ी खूबसूरत तरीके से होती है, क्योंकि ऋषि जो होता है बड़े बड़े बिल्डिंगों का एक ठेकेदार होता है। उसके अंडर काफ़ी सारे लेबर काम किया करते थे और ठेकेदार होने के नाते उसके इलाके में उसकी काफ़ी जान पहचान बनी होती है। अब जिसकी वजह से उसकी पहचान जाकर सीधा का सीधा राम बहार गुप्ता से बन जाता, और बनने की वजह से अब राम बहार गुप्ता के साथ जो होता है सीधा का सीधा अब वेबर में आना जाना लगा देता है। आने जाने की वजह से एक दिन खुद जाता राम किशोर गुप्ता के घर में, और जैसे घुसता है तो उसी बीच उसकी जो नज़र होती है अब वह नज़र जाकर सीधा का सीधा प्रतिभा पर पहुंचता है। लेकिन प्रतिभा देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, और भले ही इधर ऋषि जो होता है प्रतिभा से उम्र में अब 6 साल बड़ा ही होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे की जानकारी की वजह से वही दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं। क्योंकि ऋषि जैसे प्रतिभा की खूबसूरती को देखता है, देखने के बाद वहीं दीवाना सा हो जाता है, और उसी दिन से जो होता है इधर राम बहार गुप्ता के साथ सीधा का सीधा प्रतिभा के घर आना जाना लगा देता है। और प्रतिभा भी ऋषि की हालचाल को देखती है और देखने के बाद भाव देना तो शुरू कर देती है, जिसकी वजह से प्रतिभा और ऋषि के बीच इतनी करीबी आने की वजह से अब दोनों के बीच प्रेम संबंध चले जाते हैं, और संबंध का जो सिलसिला होता है अब बेधड़क चलने लग जाता है। ऐसे चलते चलते लगभग कई सालों का वक्त बीत जाता है, और बीतने की वजह से उसी वक्त एक ऐसा ज़िंदगी में मोड़ आ जाता है कि इसकी जो खबर होता है अब यह खबर जाकर राम किशोर गुप्ता को लग जाता है। और जब लगता है तो पूरी तरह सनस रह जाते हैं कि ऋषि और साथ में प्रतिभा के बीच कई सालों से इस तरह के रिश्ते अंजाम हो रहे थे। उनको भी समझ में आ जाता है और अपनी बेटी प्रतिभा के ऊपर काफ़ी कड़ा पहरा लगा देते हैं। लेकिन प्रतिभा जो होती है प्यार में इस तरह अंधी हो जाती है, न वह सोच पाती कि शादीशुदा आदमी से हम शादी कर पाएंगे। मन में काफ़ी बुरे बुरे ख्याल आते हैं, लेकिन अंधी होने के नाते जो होता है तब भी प्यार में कोई कसर नहीं छोड़ती, मिलना जुलना चोरी छुपे चलने लग जाता है। और दोबारा जाकर अब राम किशोर को खबर लगता है तो दोबारा फैसला ले बैठते हैं, और उसी वक्त सोच लेते हैं कि आगे और बदनामी ना हो।
जिसकी वजह से अब नए नए लड़कों की तलाशी करते हैं। लेकिन तभी इसी बीच की जो खबर होता है जाकर प्रतिभा को लग जाता है। प्रतिभा समझ जाती है कि हमारी शादी जो होता है अब शादीशुदा मर्द यानी कि ऋषि अब कटरिया से नहीं हो सकता है, हमें शादी कहीं ना कहीं और करना पड़ेगा। जिसकी वजह से खबर जाकर ऋषि को दे देती। लेकिन जब ऋषि खबर पाता है उसी समय काफ़ी सोच में पड़ जाता है। वह भी सोचने लग जाता है कि आखिर ऐसा कौन सा जुगाड़ निकाल ले जिसकी वजह से हमारी मुलाकात हर वक्त और प्रतिभा से होते रहे। यही सब सोच साझ कर और प्रतिभा और ऋषि जो होता है वही एक ऐसा प्लान बनाते। उसी प्लान के तहत ऋषि समझ जाता कि आखिर हमें प्रतिभा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जिसकी वजह से उसी वक्त ऋषि को ध्यान आ जाता है कि अरे हमारे ही शहर जो पड़ता है इधर मधुनगर का ही रहने वाला अब किसड़ा गुप्ता है। क्योंकि किसड़ा गुप्ता जो होता है इधर ऋषि का एक पुराना करीबी दोस्त होता है। क्योंकि बड़े बड़े बिल्डिंगों का ठेकेदार होने के नाते जो होता है अब छोटे छोटे स्टील रेलिंग का काम की जिम्मेदारी जो होता है किसड़ा को दिला दिया करता था। जिसके बाद दोस्ती करीब हो जाती है। तभी उसी वक्त ऋषि को ध्यान आ जाता है अब किसड़ा के साथ जो होता है हमें अब प्रतिभा को बांध देना चाहिए। प्रतिभा से जब बात करता है तो प्रतिभा के सामने यही शर्त रख देता है, प्रतिभा तुम्हारी शादी तो वहाँ हो जाएगी लेकिन हमारी मुलाकात कभी कम नहीं होगी। प्रतिभा भी समझ जाती है कि आखिर हमें कौन सा रास्ता निकालना पड़ेगा। और प्रतिभा उसी समय फैसला लेती और लेने के बाद सीधा का सीधा जाकर अब ऋषि किसड़ा के सामने जैसे ही प्रतिभा का फ़ोटो दिखाता है तो प्रतिभा का फ़ोटो देखकर किसड़ा एक ही नज़र में पसंद कर लेता है। और वहीं ऋषि की चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और आने के बाद इधर ऋषि आता है और इसकी जानकारी रामकिशोर को देता है और रामकिशोर जाते हैं किसड़ा के परिवार वालों से बात करते हैं। बात करने के बाद किसड़ा और प्रतिभा की जो शादी होती है तौर तरीके से घटना से मात्र 2 साल पहले कर देते हैं। लेकिन प्रतिभा अब जैसे ही अपने ससुराल पहुंचती है, पहुंचने के बाद उसी वक्त सबसे पहले अपने प्रेमी ऋषि कटरिया को याद कर लेती है। लेकिन मजबूरी होने के नाते जो होता है पति वाला धर्म उसी वक्त निभा बैठती है। लेकिन जैसे 4 दिन का वक्त बीतता है तो प्रतिभा की जो अपनी सासू माँ होती है उनको बड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि हमारी बहू जब से आई हुई घर में बड़ी उदास दिख रही है, क्या कारण है वह नहीं समझ पाती है। वह भी सोचने लग जाती है कि हो सकता है नई नवेली दुल्हन होने के नाते घर में शर्मा और मार रही हो। लेकिन इधर जो होता है प्रतिभा का ना किसी से बोलना चालना था, ना अपने पति के साथ अपनी पत्नी वाला व्यवहार बन रहा होता है और ना किसी के साथ दोस्ती यारी बन रहा होता है। बस प्रतिभा की यही चाहत होती है कि आखिर कब दोबारा प्रेमी से मुलाकात हो। सोच में अब प्रतिभा भी परेशान हो जाती है। लेकिन जैसे ही 1 हफ्ते का वक्त बीतता है तो उसी वक्त प्रतिभा का जो अपना भाई होता है और मौके पर लेवा आने के लिए आ जाता है। और प्रतिभा अपने ही जब मायके पहुंचती है, पहुंचने में इसकी खबर ऋषि कटरिया को लगता है कि ऋषि कटरिया खबर पाता है, बेधड़क जो होता है और पहुंचता प्रतिभा के साथ मिलन कर लेता, फिर रिश्ते को अंजाम दे देता है। और कई हफ्ते तक वह जब गुजर जाता है तो इधर दोबारा किसड़ा पहुंचता है, अपनी पत्नी को लेकर दोबारा पहुंचता है। प्रतिभा भी समझ जाती है कि अब जो हमें करना है सिर्फ यही करना है। तो उसी वक्त जो होता है इधर ऋषि समझ जाता है आखिर हमें कौन सा काम करना है। क्योंकि पहले से ऋषि और किसड़ा की गहरी दोस्ती थी। दोस्ती होने के नाते उसका फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहता है और मौके की तलाश में बैठा रहता है। अब इधर ऋषि जो होता है किसड़ा के घर भी आना जाना लगा लेता है। लेकिन जब आने जाने लग जाता है तो ऋषि को बेधड़क सूट भी मिल जाती है किसड़ा के घर रुकने का। और जब रुकने का फ़ायदा देखता है तो उठाने के लिए तैयार भी रहता है। अब इधर मौके की तलाश में बैठा रहता है और इधर प्रतिभा भी वही रास्ता खोजती जो रास्ता ऋषि खोज के पहले से बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही इधर ऋषि देखता घर पूरी तरह से सुनसान है तो मौका खंवाते बिना घर के अंदर दाखिल हो जाता है और कमरे में जाता इधर प्रतिभा के साथ जो होता है अनैतिक संबंध बना देता है। और बेधड़क चोरी छुपे जो होता है प्रतिभा के ससुराल में अब ऋषि का प्रेम संबंध चालू हो जाता है। ऐसे चलते चलते लगभग कई महीनों का वक्त बीतने का होता है। और जब बीतने का होता है तो इसी बीच जो होता है प्रतिभा को लगने लग जाता है कि आखिर जो होता हमारी ज़िंदगी किसड़ा के साथ अब चलने वाली नहीं है। लेकिन जैसे 4 महीने का वक्त बीतता है और बीतने के बाद जो होता है प्रतिभा वहाँ जिद मार देती है कि हमें जो होता है हमें अपने मायके ले चलो। अब बार बार जिद करती है जिसके बाद किसड़ा अब टूट जाता है। टूटने की वजह से इधर किसड़ा अपनी पत्नी को अपने साथ लेता है और लेने के बाद सीधा का सीधा अब अपने ही ससुराल अब बेबस के लिए अपने ससुराल अब बेबर के लिए निकल जाता है। लेकिन किसड़ा के जैसे ही अपने ससुर
और साथ में अपनी सासू माँ देखती है। उसी समय कहने लग जाती हैं, क्या बात है दामाद जी, बड़ी जल्दी बेटी को लेकर पहुँच आए और हमें फ़ोन तक नहीं किए। लेकिन वहीं प्रतिमा होती कहने लग जाती, क्या करें माँ जी, फ़ोन तो ख़राब था, हम फ़ोन कर ही नहीं सकते थे, जल्दबाजी में आ गए। लेकिन प्रतिमा के मन में कोई और खोट बैठी हुई थी और जैसे घर में जाती फ़ोन निकालती है, ऋषि को लगा देती है और ऋषि मौका पाता तुरंत का तुरंत पड़ोस में पहुँचता और वहीं इधर प्रतिभा को मिलने के लिए बुला लेता है। फिर वही 4 मिलन बात करते हैं। एक दिन का वक्त गुजर जाता है, लेकिन वहाँ प्रतिभा के चेहरे पर पूरी वक्त मुस्कान फैली होती है। लेकिन वहाँ किसड़ा नहीं समझ पाता है। लेकिन किसड़ा जैसे ही अपने सास ससुर से विदाई लेना शुरू कर देता है और बाहर निकलता है, जैसे बरामदे की तरफ बढ़ता देखता है कि अरे यहाँ तो सामने ऋषि खड़ा हुआ है। और वहीं किसड़ा चौक से जाता है, कहने लग जाता है कि अरे ऋषि, यहाँ तुम कैसे आ गए। लेकिन ऋषि जो था उसी समय एक स्वभाव की तरफ कहने लग जाता है कि अरे हमारे यहाँ तो आना जाना है, ये गुप्ता जी के यहाँ, क्योंकि हमारा उनका व्यवहार पहले से बना हुआ है। हमें पता है कि तुम्हारी पत्नी का जो अपना मायका है यहीं तो बगल में है और हमारे जो दोस्त हैं तुम्हारी पत्नी के इधर ताऊ लगते हैं। यह बात जैसे किसड़ा सुनता है चौक से उसी समय किसड़ा के मन में घर कर जाता है यह बात कि बस करो, जो माँ हमारे सामने बार बार बात जिक्र किया करती थी कि आखिर घर में ऋषि का आना जाना क्यों है। और वही शंका जो होता है किसड़ा के मन में घर बैठ जाता है कि हमारे सामने इस तरह की सच्चाई प्रतिभा छुपा के क्यों रखी थी। और यही सब सोच साच कर वहाँ से तो निकलता है एक रिक्शा पकड़कर, लेकिन रास्ते भर सोच सोच कर परेशान हो जाता है। आगरा जब पहुँचता, घर पहुँचता है, उसी समय उसकी जो माँ होती है उसके सामने आती कहने लग जाती है, क्या बात है बेटा, तुम्हारे चेहरे पर बड़ी शिकन दिख रही है। और वहीं पर किसड़ा अपनी माँ से यही बात कह देता कि माँ जी, आपने हमारे सामने जो बात रखी थी कि आखिर हमारे घर जो होता, हमारी गैर मौजूदगी में ऋषि का आना जाना काफ़ी ज़्यादा है, हमें पूरी तरह यकीन हो गया है कि आखिर जो होता ऋषि का हमारे घर आना जाना क्यों है। यह बात जैसे ही उसकी अपनी माँ सुनती, वह भी सरस रह जाती, करने लग जाती है कि बेटा, हमें पहले से पता था कि यह प्रतिभा का जो चेहरा है वह कहीं और है और मन तो यहाँ भले है। यह बात सुनने के बाद अपनी मन की बात जो अपनी माँ के सामने नहीं रखता है। लेकिन जैसे कुछ दिन का वक्त बीतता है, बीतने के बाद अब जाता अपने ससुराल और वहीं बेबर से अपनी पत्नी प्रतिभा को ले आता है। लेकिन रखता तो है, लेकिन प्रतिभा जो होती है उस समय अब कुछ चुड़चुड़ी रहती है। लेकिन इधर एक दिन जब शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम होने के बाद अब जैसे किसड़ा प्रतिभा के पास जाता, अपनी मन की बात रखता है और वही बात का जिक्र कर देता है कि आखिर जो होता है ऋषि से तुम्हारा क्या लेना। जैसे इस तरह की बात सुनने के बाद इधर प्रतिभा के चेहरे की जो रंगत होती है उड़ सा जाती है और इधर किसड़ा पकड़ लेता है। बात को पकड़ने के बाद काफ़ी तरह तरह की सवाल भी करता है। उसके मन में जो शक था पूरी तरह से कि में बदल जाता है और बदलने की वजह से और प्रतिभा और वहीं दोनों के बीच अब झगड़े तकरार होते हैं और यह झगड़े का जो सिलसिला होता है कई दिनों तक चलता है। और यहाँ तक कि किसड़ा और साथ में ऋषि के बीच जो पहली हुई पनपी हुई जो कमियां थी पूरी तरह से बंद सा हो जाती है, मिलना जुलना बंद हो जाता, क्योंकि इस खबर जो होता है जाकर ऋषि को लग जाता है, जिसकी वजह से ऋषि जो होता है अब वहाँ आना जाना कम कर देता है। लेकिन इसी बीच किसड़ा को एक अपने घर में बड़ी खुशखबरी मिल जाती है कि हमारी जो पत्नी वह परिणत हो चुकी है। लेकिन कुछ महीने बाद जो होता है इधर खुद प्रतिभा एक बेटी को जन्म देती है, जिसका बड़े ही खूबसूरत तरीके से उसका नाम राधिका रखवा देती है। लेकिन किसड़ा सोच लेता है चलो एक बेटी होने के नाते आगे का जो ज़िंदगी है अब इधर प्रतिमा के बगैर नहीं गुजर पाएगी, बड़ी खूबसूरत तरीके से गुजरेगी, बेटी होने के नाते ज़िंदगी भी चल पाएगी। लेकिन इधर जो होता है ऋषि एक पल भी इधर प्रतिमा से दूरी नहीं बनाना चाहता, लेकिन प्रतिमा भी अपने पति की गैर मौजूद का फ़ायदा भरपूर उठा जाती। कभी होटल कभी मॉल में इधर ऋषि के साथ मिलना जुलना बढ़ जाता है और जब बढ़ जाता है इसकी खबर जाकर दोबारा अब किसड़ा को लग जाता है। लगने की वजह से अपने घर में जब भी पहुंचता है और इधर अपनी पत्नी का बेहतर तरीके से पिटाई तक कर देता है। और प्रतिमा को भी समझ में आ जाता है कि अभी इस घर में हमारे पति के सामने हमारी ज़िंदगी चलने वाली नहीं है। वह भी ठान लेती है कि भले ऋषि कटेरिया शादीशुदा है, उसकी ज़िंदगी में हम उसके तौर पे दूसरी पत्नी बनकर ज़रूर रहेंगे। इसके लिए हमें अगर किसी भी हद तक गुजरना पड़ जाए तो इसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन इसी बीच किसड़ा जो होता अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा लगभग 25 लाख में बेच देता है और वह पैसे लाकर अपने ही पास रख लेता। इसकी खबर जाकर प्रतिमा को लग जाता और जब प्रतिमा खबर पाती है तो उसी वक्त उसके मन में एक लालच पनप जाती है और अपना फ़ोन लेती है और लेने के बाद ऋषि कटरिया के पास कॉल कर देती, कहने लग जाती है कि हम आगे की ज़िंदगी अब तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन इधर ऋषि कटरिया जब बात सुनता उसी समय सकपका जाता, कहने लग जाता कि तुम्हें पता है
कि हमारी भी अपनी पत्नी, हमारे भी अपने बच्चे हैं। तो इधर जैसे ही प्रतिमा सुनते कहने लग जाती है कि अगर तुम्हें यह सब पता था तो आखिर हमारे साथ या करीबी रिश्ता क्यों बनाए। काफ़ी सवाल करती है, उलझनों में डाल देती है, जिसकी वजह से अब ऋषि कटरिया काफ़ी मुश्किल में पड़ जाता है। सोचने लग जाता है कि आखिर प्रतिमा से दूर करने के लिए हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए। लेकिन इधर प्रतिमा तरह तरह की बातें करती है और बातों बातें में कह जाती है कि हमारे पति ने अपनी ज़मीन का जो हिस्सा है 25 लाख में बेच दिया है, वह पैसा तो हमारे घर में पड़ा हुआ है। सोच लो, अगर वह पैसा हमारे हाथ में आ गया तो समझ लो हमारी और तुम्हारी ज़िंदगी कितने खूबसूरत तरीके से बीती। और ऋषि कटरिया जैसी आप बात सुनता है, सुनने के बाद उसके मन में एक लड्डू फूट जाता है, क्योंकि उसके हाथ में एक नहीं दो लड्डुआ होते हैं। एक तो अपनी प्रेमिका, इधर प्रतिमा की ज़िंदगी, और साथ में 25 लाख रुपये। और प्रतिमा इस तरह की बात करती है ऋषि के सामने। ऋषि उसी समय दोनों बातों को जब सुनता है, सुनने के बाद तुरंत स्वीकार कर लेता है। लेकिन प्रतिमा कह जाती है कि आप पैसे तब हमें मिलेंगे जब हमारे रास्ते से हमारा जो पति है अब किसड़ा गुप्ता हटेगा। और इधर पूरी तरह से प्रतिमा प्यार में अंधी और पागल हो चुकी होती है। न वह समझ पाती कि आखिर हमारी बेटी जो 9 माह की होने वाली है उसकी ज़िंदगी का आगे क्या होगा। बस अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए इधर प्रतिमा अब ऋषि के सामने अपनी बात रखी। और ऋषि जब यह बात सुनता है, लालचपन की वजह से तुरंत ही अब प्रतिमा की बात मान लेता है। और मानने के बाद दूसरे दिन का मिलने का तुरंत इजहार कर देता है। लेकिन जैसे 2 दिन का वक्त बीतता है, इधर प्रतिमा अपने घर से जैसे निकलती है तो उसी वक्त प्रतिमा की जो सासू माँ होती है सामने आकर खड़ी हो जाती, कहने लग जाती कि बहू, आजकल हम तुम्हारी चाल चलन देख रहे हैं, ज़्यादातर तुम घर से बाहर क्यों रहती हो, तुम्हारी अपनी बेटी भी है। लेकिन कई तरह की बात जो होता है इधर प्रतिमा को सुनना पड़ जाता है, जिसकी वजह से प्रतिमा को समझ में आ जाता है कि आखिर कभी ना हमारी ज़िंदगी का पोल तो खुलेगा, और जब पोल खुलेगा हमारी ज़िंदगी में एक पहाड़ टूट पड़ेगा। अब उस पहाड़ को हमारी बस की बात नहीं है झेलना। और होटल में तो पहुंचती है, क्योंकि अपनी माँ से यही बोल के निकल जाती है कि हमें जाना है, कुछ एक अर्जेंट काम आन पड़ा है। और वहाँ से तब निकलती है। निकलने के बाद होटल में जब पहुँचती है तो वहीं ऋषि कटरिया खड़ा होता है। होटल में जाती है, फिर दोनों मिलकर अपने कुछ ऐसी बात करते हैं जिसकी वजह से ऋषि समझ जाता क्या करना है। और वहीं खतरनाक फैसला लेते हुए ऋषि कहने लग जाता है, कुछ पैसे हमारे हाथ में चाहिए। और कैसे न तैसे कर कर प्रतिमा अपने पर्स में से 5 लाख रुपया निकाल कर ऋषि कटरिया के हाथ में पकड़ा देती है। और ऋषि कटरिया तो उत्तर प्रदेश का जाना माना जिला पड़ता है, और मथुरा, और उसी का ही एक रायमा गांव पड़ता है। उसी गांव का ही अब रहने वाला और पवन होता है। पवन से कॉल पे बात करता है, और जब बात करता है सारी बात पवन को दे देता है। और पवन खबर पाता है तो उसके बात में आ जाता है। लेकिन पवन का एक अपना करीबी दोस्त होता है अब टिल्लू, और टिल्लू को खबर पवन दे देता है। और टिल्लू पवन जो होते हैं दोनों उसके बात में आने के बाद दोनों प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत जो होता है तीनों मिलकर खतरनाक षड्यंत्र रहते हैं, और इस षड्यंत्र की जानकारी प्रतिमा को दे देते हैं। प्रतिमा समझ जाती कि हमें कौन सा समय अच्छा लगेगा। और तभी जैसे ही अब 13 फरवरी साल 2018 का ही वही अब शाम का टाइम होता है। तो शाम के टाइम जैसे होता है तो उसी वक्त ऋषि कटरिया जो होता है किसाना के पास फ़ोन कर देता है, कहने लग जाता कि हमें जो होता है एक बड़े ठेकेदार के यहाँ स्टील शटरिंग का काम मिला हुआ है। वह काम इतना बड़ा है कि वहाँ तुम्हें काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे। और किसड़ा जब यह बात ऋषि की सुनता, सुनने के बाद 1-2 बार सोचता है कि चलो दोस्ती तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो काम है उस काम के सिलसिले में अपने व्यापार की देखभाल करने के लिए हमें दोस्ती को किनारा कर देना चाहिए, यानी कि 2 रास्ता हमें चुनना चाहिए। ये सब सोच साझ कर कि ऋषि की बात मान लेता, उसकी बात में आ जाता है। अब लेकिन जैसे शाम का टाइम होता है और शाम के टाइम होने की वजह से अपनी बाइक लेता, लेकिन अपनी माँ से बोल देता है कि हमें जाना है रायमा, और रायमा जाएंगे तो चंद मिनट बाद वापस आ जाएंगे। अपनी बाइक लेता है और लेने के बाद सीधा का सीधा अब निकल जाता है। लेकिन जैसे ही रायमा पहुंचता है तो रायमा में देखता है कि वहाँ ऋषि खड़ा हुआ है, लेकिन ऋषि के बगल पवन खड़ा हुआ है। और पवन को जब देखता है, देखने के बाद तुरंत ही पहचान लेता है वहीं किसड़ा, और पहुंचाने के बाद 3-4 बात करता है, और वहीं किसड़ा और पवन ऋषि दोनों मिल जाते हैं। और किसड़ा ऋषि जो कर कैसे न तैसे कर कर एक वहाँ खेत होता है उसी में ले जाते हैं। लेकिन तब तक देखते वहाँ कुछ लोगों का आना जाना है, जिसकी वजह से उसी वक्त अपना जो प्लान होता है पूरा कैंसिल मार देते हैं। और जैसे ही रात का 7 बजे के आसपास टाइम होता है, किसड़ा घर लौटता है। अब इधर प्रतिमा जैसे किसड़ा को देखती चौंक से जाती है और तुरंत अपना फ़ोन निकालती है और ऋषि के पास कॉल कर देती जानकारी। लेकिन ऋषि जो होता है एक के बाद बता देता है। लेकिन जैसे दूसरे दिन का वक्त होता है, अब 14 फरवरी शाम का टाइम हो जाता है, तो उसी वक्त ऋषि किसड़ा के पास फ़ोन करता, कहने लग जाता है कि वह ठेकेदार दोबारा हमें बुला रहा है।
अब यह बात जब सुनता है, सुनने के बाद किसड़ा जो था अपनी माँ के पास जाता है और वहीं इजाज़त लेता है। लेने के बाद तुरंत जो था अपनी बाइक उठाता और निकल जाता है रायमा के लिए। और चंद मिनट के अंदर जो होता है रायमा पहुंच जाता है, लेकिन वहीं किसड़ा से मुलाकात हो जाता है और किसड़ा वहीं बात करता है। थोड़ी दूर पे जाता है तो पवन और टिल्लू खड़े होते हैं और टिल्लू और पवन को देखकर एक दो बार तो किसड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन वहाँ तीनों को तीनों घेर लेते हैं, अपनी बातों में इस तरह उलझाते हैं। उलझाने की वजह से शाम का टाइम हो जाता है और पता नहीं चलता है कि रात का सन्नाटा होने वाला है और किसड़ा को लेकर एक खेत में घुस जाते हैं। और जैसे किसड़ा ही कुछ समझ पाता तो उसी वक्त जो होता है अब वहाँ पवन आ जाता है। पवन कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हें तो हम पैसा दे देंगे, लेकिन पैसे के लिए तुम्हारे सामने हम कुछ आज कहना चाहते हैं। पवन वहीं पूरी तरह से अब इधर जाकर प्रतिमा और साथ में ऋषि कटरिया के प्रेम संबंध की जानकारी एक एक बात की किसड़ा को देता है। किसड़ा समझ जाता कि हमें पहले से पता था, लेकिन कहने लग जाता है कि अब जो हुआ उसे छोड़ दो। लेकिन वहीं पर तीनों को तीनों एकाएक किसड़ा के ऊपर टूट पड़ते हैं और वहीं डंडे और साथ में तेज हथियार से बेरहम तरीके से मौत की नींद सुला देते हैं। और चंद मिनट के बाद वहाँ से तीनों के तीनों फरार भी हो जाते हैं। और इसकी जानकारी फ़ोन के द्वारा ऋषि प्रतिमा को देता और प्रतिमा खबर पाती खुश हो जाती है, अपने घर में नाटक रचने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह का टाइम होता है इसकी खबर जाकर कैसे न तैसे कर पुलिस के द्वारा किसड़ा के बड़े भाई को लगता है और लगने की वजह से पूरी सच्चाई एक एक करके पुलिस के सामने आ जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जाकर इधर ऋषि कटरिया और साथ में प्रतिमा और साथ में टिल्लू और पवन के तहरीर प्राप्त पुलिस की जो टीम होती है पूरी तरह से सनस रह जाती है कि आखिर एक महिला की वजह कि आखिर प्रतिमा अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए अपनी बच्ची की ज़िंदगी पूरी तरह से तहस मार कर चुकी है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है चारों को अपने कट में लेकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देते हैं और कोर्ट में चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन इधर प्रतिमा को पता नहीं होता है कि घर में जो 25 लाख रुपये मिले हुए थे आखिर वह 25 लाख रुपये हमारे पति के तिजोरी में नहीं है, बल्कि वह 25 लाख रुपए तो हमारे सासू माँ के पास है। लेकिन अनजान होने की बाद भी ना अपनी ज़िंदगी समझ पाती है। लेकिन इधर प्रतिमा की जो 9 महीने की बच्ची होती है वह बच्ची हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ और अपने पिता से अनाथ की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाती है। आगे की ज़िंदगी अपनी दादी के पास बिताने के लिए मजबूर हो जाती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क ज़रूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे बीबर हैं जो हमारी गुलजार सिंह तेलंगाना हैदराबाद के, इधर अनुरुद्ध शर्मा, इधर ओलिवर मारुतो कर्नाटक के, EMD चौधरी पानीपत के, नस्मुद्दीन माझू और हमीरपुर यूपी के रहने वाले हैं और रणबीर सैनी जीनद बेनिया खेरा के। दोस्तों हमारे काफ़ी सारे व्यूवर हैं जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं। फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।